So hello and welcome back to Blade Learner K12. This is Ayush Shaz and we are back with another set of questions for class 12 political science chapter 2 kind of bipolarity. So ये इस चैप्टर का थर्ड सेशन है. इससे पहले हम लोगों ने 2 सेशन कंडक्ट कर रखा है जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस ईच, इसका मतलब 40 क्वेश्चंस को अभी तक सॉल्व कर रखा है. और जो भी नए लर्नर्स हैं वो हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं तो उनको बता दो कि हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं और केवल एमसीक्यू के आंसर्स को ही नहीं समझ रहे हैं बल्कि उसके आसपास के जितने भी पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है. और हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 3 लेवल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसका मकसद केवल इतना ही है कि आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको. जैसे रीजल वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो पैसेज वाले हो, कार्टून वाले हो, सभी क्वेश्चन को एक तरह से यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है. तो काफ़ी इंक्लूसिव ये आपको सेशन देखने को मिलेगा. और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ अदर सब्जेक्ट के भी, जैसे हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, उनको भी वॉच कर सकते हैं. तो इसके लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट करें. ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. और ये इस सेशन का मतलब इस चैप्टर का 41st क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो देखिए 41st क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट अकर्ड फर्स्ट, मतलब इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी. तो आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है: रेजिग्नेशन ऑफ गोर्बाचेव, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, और इज इट ब्रेकअप ऑफ चेकोस्लोवाकिया. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी घटना घटी थी. तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि जो आपको आंसर है वो कहाँ देना है, लाइव चैट में भी देना है अगर आप इस वीडियो को प्रीमियर होते इस समय देख रहे हो, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी देना है. और जो बाद में देख रहे हैं तो फिर उनके लिए तो कमेंट बॉक्स खुला ही हुआ है, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस और नंबर के साथ ज़रूर अटेम्प्ट करें. ठीक है, अटेम्प्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो चीज़ें आपके एक तरह से कह सकते हो ज़्यादा दिनों तक चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ हमने अटेम्प्ट किया था, ये हमारा सही हो गया, ये गलत हो गया. सही और गलत इसको जज नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर आप कितना कुछ सीख रहे हो तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है. ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर से ज़रूर आप इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होंगे उन क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपको सही और गलत बता सकूं, और अगर आपको कुछ गाइड करने की ज़रूरत होगी तो आप वहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हो. सो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा इंसिडेंट सबसे पहले हुआ था. तो देखते हैं हम लोग गोर्बाचेव का इस्तीफा कब किया गया था. तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी 21 दिसंबर 1991, ये हम लोगों ने कर रखा है. बर्लिन वॉल का फॉल हुई थी 9 नवंबर 1989 को. सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान कब हुआ था, 1979 को दिसंबर के महीने में हुआ था. ब्रेकअप ऑफ चेकोस्लोवाकिया ये बोला जाता है 1 जनवरी 1993 को हुआ था. तो अब देखिए, अब इसमें से आप बता दीजिए कौन सा सही जवाब होगा. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान. तो ये होगा सी इसका करेक्ट आंसर, बिकॉज सबसे पहले यही घटना घटी थी. तो हम लोगों ने ना केवल आंसर जाना बल्कि अलग अलग इवेंट्स के भी डेट को दोबारा से रिवाइज किया है. अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि कब कब ये चीज़ें हुई थी. गोर्बाचेव ने कब रिजाइन किया था, बर्लिन वॉल कब फॉल हुआ, और चेकोस्लोवाकिया कब टूटा था. चेकोस्लोवाकिया आप जानते हो कि चेकोस्लोवाकिया 2 पार्ट में टूटा था. ठीक है, 4 जनवरी 1993 को एक बन गया चेक रिपब्लिक और दूसरा बन गया स्लोवाकिया. ठीक है, स्लोवाकिया और एक था चेक रिपब्लिक. तो ये चीज़ आप याद रखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं. 42nd क्वेश्चन ये आपके सामने प्रेजेंट है. कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सर्ब्स एंड नॉन सर्ब बोस्नियंस अकर्ड इन, मतलब सर्ब और गैर सर्ब बोस्नियाई लोगों के बीच संघर्ष कहाँ हुआ था. तो आपको देश बताना है: चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, जॉर्जिया या आर्मेनिया. तो आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट वाला जो एक पोर्शन है, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस वाला, उसमें आपने इन पॉइंट्स को पढ़ा होगा कि कहाँ कहाँ पे कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए थे, कहाँ कहाँ पे संघर्ष देखने को मिला था. तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यूगोस्लाविया. सर्ब्स और नॉन सर्ब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको यूगोस्लाविया में देखने को मिलेगा. चेकोस्लोवाकिया में एक तरह से पीसफुल डिवीजन हुआ. ठीक है, चेकोस्लोवाकिया जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ जैसे मैंने अभी बताया 4 जनवरी 1993 को, तो वो काफ़ी पीसफुल रहा. ऐसा कुछ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं हुआ, आराम से वो कंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. लेकिन जब यूगोस्लाविया की बात आती है तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी एक वायलेंट सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिलता है. यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग पार्ट के लोग अपने आप को अलग करेंगे. ठीक है, और ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक चलती है. 1990s के दौर में पूरा शुरू होता है, फिर अगर ये इवन कि 2008 तक भी ये प्रोसेस चलता ही रह रहा है, और कई सारे कंट्रीज उसमें से निकल के आए हैं यूगोस्लाविया से. ठीक है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है यूगोस्लाविया. तो ये चीज़ है. तो वहीं पर ही आपको वायलेंट अपराइजिंग्स देखने को मिलेंगे, और जो वायलेंस है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा. कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा सीवियर कॉन्फ्लिक्ट वहीं का.
तो इसका सही जवाब होगा यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है और आपको बताना है द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक ऑफ, मतलब सबसे भीषण संघर्ष बाल्कन गणराज्यों में से कहां पर हुआ था? यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस और इज इट बुल्गारिया? आपको सही जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर जवाब दें और लाइव चैट में अगर आप जुड़े हुए हो तो वहां पर भी आप आंसर दे सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर दें, ठीक है। तो आपको जवाब देना है कि सबसे भीषण संघर्ष कहां पर हुआ था, ठीक है। बाल्कन रिपब्लिक में से कौन से रिपब्लिक में सबसे आप कह सकते हो सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा अभी जैसे मैंने अभी बताया यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ही जगह थी यहाँ पर काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। बाकी चेकोस्लोवाकिया तो मैंने बताया अभी कि पीसफुल ट्रांजिशन देखने को मिला था। तो आप याद रखोगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 44th नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है चेचनिया एंड दागिस्तान वेयर सेसनिस्ट मूवमेंट अरोज इज इन, मतलब आपसे जो पूछा जा रहा है कि चेचनिया और दागिस्तान जो दो जगह है जहां पर एक तरह से आप कह सकते हो कि अपने आप को अलग करने का आंदोलन शुरू हुआ था, वो किस देश में स्थित है? अजरबैजान, ताजिकिस्तान, रशिया और इज इट बुल्गारिया? मतलब कहा जा रहा है कि चेचनिया और दागिस्तान वाला जो एरिया है जहां पर स्वतंत्रता के लिए या अपने आप को अलग करने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था, वो दरअसल किस देश में स्थित है, ठीक है। तो अजरबैजान, ताजिकिस्तान, रूस या बुल्गारिया? तो आपको सही जवाब देना है, जल्दी से आप दे दीजिए। और हाँ, सही जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस के पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल करवाया है हमने, ठीक है। तो सारे कंटेंट, सारे वीडियो, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाना है, क्योंकि वो मीडियम है तो वहाँ से आसानी से आपको सारे जो पीडीएफ वगैरह है एक जगह पे कंपाइल वहाँ पर मिल जाएंगे, एक जगह पे वो चीज़ है, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है मैथमेटिक्स की ये चीज़। तो उसका सही जवाब होगा रशिया। रशिया में ये जगह है चेचनिया और दागिस्तान। वहीं के जो लोग हैं ना, वो लोग बेसिकली अपने आप को अलग करने के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। उनकी जो एथनिसिटी है वो भी रशिया के मेजॉरिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इस कारण से वहाँ से ये चीज़ें होती है। लेकिन रशिया ने इनको कभी अलग होने नहीं दिया और रशिया ने उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग करी थी, ठीक है, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, तो ये भी देखने को मिला था। बट एनीवे, ये चीज़ आप याद रखोगे कि चेचनिया और दागिस्तान कहाँ पर? तो रशिया में, ठीक है। और किस चीज़ के लिए उठा था? सेसनिस्ट के लिए, मतलब अपने आप को सीड करने के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए, ठीक। चलिए 45th क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। 45th क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और हाँ, ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको वन लाइनर्स देखने को मिलेंगे और सिंपल आपको ये क्वेश्चन के लेवल देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग लेवल 2, लेवल 3 पे पहुंचेंगे तो टफनेस थोड़ी बहुत इंक्रीज होती चली जाएगी। Which of the following countries was not one of the countries formed out of the former Soviet Union? मतलब इनमें से आपको बताने कि कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ से बने देशों में से एक नहीं था। मतलब जो आप कह सकते हो कि जो आपने पढ़ा था एक तरह से, जो यूएसएसआर था, ठीक है। तो यूएसएसआर में जितने कंट्रीज थे, तो यूएसएसआर में आपको पता है कि उसमें कितने रिपब्लिक्स थे? 15 रिपब्लिक्स, 15 रिपब्लिक्स। तो सब अलग अलग हो गए, ठीक है, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। तो जब अलग अलग हो गए तो इनमें से कौन सा देश नहीं उसका पार्ट था, ठीक है। ये आपको बताना है कि उसका पार्ट 15 रिपब्लिक में से इसमें से कौन सा पार्ट नहीं था, ठीक है। यूक्रेन, लातविया, पोलैंड और इज इट मोल्डोवा? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश फॉर्मर सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं था, ठीक है। आई होप कि आप लोग जवाब दे रहे होंगे। और ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसका जवाब क्या होगा? पोलैंड, ठीक है। तो याद रखोगे आप, यूक्रेन, लातविया, मोल्दोवा, ये सारे कंट्रीज सोवियत यूनियन से ही निकल के आए हुए हैं। आपके सामने मैप दिख रहा है, यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हो कि किस प्रकार से ये जो पूरा सोवियत यूनियन था उसमें 15 कंट्रीज थे, ठीक है, 15 रिपब्लिक्स थे और बाद में वही अलग जाते हैं, तो 15 अलग अलग रिपब्लिक्स के तौर पे आज के समय में एक्सिस्ट करते हैं। वही जैसे पोलैंड की बात करें तो पोलैंड वॉजंट अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। वो इन 15 रिपब्लिक्स में से पोलैंड एक पार्ट नहीं था। बेसिकली ये एक वार्सो पैक्ट का मेंबर था, ठीक है, और वैसे भी पोलैंड की राजधानी है वार्सो पैक्ट। तो वार्सो पैक्ट का मेंबर था और कह सकते हो कि ये यूएसएसआर की सैटेलाइट कंट्री थी, क्या सैटेलाइट रिपब्लिक, ठीक है। ये मेन यूएसएसआर का पार्ट नहीं। इस चीज को आप याद रखोगे, इसका सही जवाब होगा पोलैंड। और हाँ, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या वो इन 15 रिपब्लिक्स के नाम याद होने चाहिए? देखिए, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है,
मैंने बार बार कहा है कि याद नहीं करना है, बस आप उस चीज़ को देखोगे ना, उस लिस्ट को देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री, वो तो सबको याद होगा, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है, और कजाकिस्तान हो गया। तो ये सारे कंट्रीज को स्तान वाले कंट्रीज हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री हैं। तो सेंट्रल एशिया के वो सारे रिपब्लिक हो गए जो कि सोवियत यूनियन के पार्ट थे। प्लस उसके बाद जो और भी कंट्रीज है उसके बारे में आप पता कर लो एक बार, रशिया तो था ही, तो कई सारे कंट्री तो ऐसे ही याद होंगे। उसके अलावा लिथुनिया था, एस्टोनिया था, कई सारे और भी कंट्रीज उसके पार्ट थे। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, यूक्रेन है, लातविया है, मोल्दोवा है, बेलारूस है, ठीक है, लेकिन पोलैंड इसका पार्ट नहीं था। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 46 क्वेश्चन की ओर। रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन इन विच टाइम और विच मंथ या विच ईयर। तो आपको बताना है कि रशिया ने यूएसएसआर की जो सीट थी यूनाइटेड नेशंस में, उस पर वो कब बैठा। देखिए आपको पता होगा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसमें P5 कंट्रीज होते हैं एक, और 10 एक कह सकते हो कि नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। P5 मतलब परमानेंट 5 और बाकी नॉन परमानेंट, ठीक है। तो इन P5 कंट्री में एक यूएसएसआर भी हुआ करता था। बाकी कंट्रीज तो आपको पता ही होगा, चाइना है, यूएसए है, और साथ ही साथ आपको फ्रांस देखने को मिलेगा और यूके, ठीक है। तो ये 5 कंट्री यहाँ पर आपको P5 मेंबर देखने को मिलेंगे। तो इसमें यूएसएसआर तो अब तो रहा नहीं, तो उस सीट पर कौन बैठा? रशिया। रशिया को ही सक्सेसर बनाया गया और सक्सेसर वही घोषित हुआ। तो उसके बाद रशिया किस समय यूएसएसआर की सीट पर बैठा? तो ये आपको बताना है दिसंबर 1990, दिसंबर 1989, दिसंबर 1990, नवंबर 1989, दिसंबर 1991 और इज इट सितंबर 1991। तो आपको बताना है कि किस समय। इसका सही जवाब होगा, आई होप कि आप सभी लोग जवाब दे रहे होगे, इसका सही जवाब होगा दिसंबर 1991। दिसंबर के महीने में ही आप कह सकते हो गोर्बाचेव ने भी रिजाइन किया था, और उसी महीने ही यूएसएसआर की सीट पर रशिया को बिठाया गया, उसको सक्सेसर बना दिया गया। ठीक, तो याद रखोगे दिसंबर 1991। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इन सेंट्रल एशिया विच कंट्री विटनेस अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर। मतलब सेंट्रल एशिया में वो कौन सा देश था जहां पर गृह युद्ध का सामना करना पड़ा उस कंट्री को, और जो कि करीब 10 सालों तक चला? यूक्रेन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जहां पर गृह युद्ध तो आप जानते हो सिविल वॉर इसका मतलब किसी दूसरे देश ने हमला नहीं किया, बल्कि देश के अंदर में ही दो ग्रुप या जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में लोगों ने एक तरह से रिवोल्ट कर दिया है, तो उसके कारण से जो युद्ध के माहौल पैदा हो जाते हैं उसको गृह युद्ध कहा जाता है। तो इसमें से किस देश में आपको बताना है कि गृह युद्ध का एक तरह से उसको झेलना पड़ा और 10 सालों तक ये चला। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में ये चीज़ें होती है, करीब 10 सालों तक वहाँ पे सिविल वॉर होता है। तो सारे कंट्री जो यूएसएसआर से टूटे थे, तो वहाँ पर आप पीसफुल ट्रांजिशन नहीं देखोगे, बहुत दिक्कतें वहाँ पर हुई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक तो इकॉनमी में करना ही पड़ा, शॉक थेरेपी तो झेलना ही पड़ा था, उसके अलावा भी पॉलिटिकल एरिना में भी कई सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी इन कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। द चेचनियंस आर मोस्टली फ्रॉम विच रिलीजन, या कह सकते हो मेजरली फ्रॉम विच रिलीजन, मतलब चेचन्स जो हैं वो मेजरली किस धर्म से बिलोंग करते हैं? आपको बताना है बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और इज इट ज्यूइश। मतलब बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम या फिर यहूदी धर्म से बिलोंग। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि चेचनिया और दागिस्तान वाला जो इलाका है वो कहाँ पर है? वो रशिया में, ठीक है। और ये अपने आप को अलग करने के लिए मांग करते रहते हैं, और दरअसल इनकी जो एथनिसिटी है वो अलग है। इनका धर्म क्या है? इस्लाम, ठीक है। ये मुस्लिम लोग हैं और अपने आप को रशिया से अलग करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि चेचन्स मेजरली इस्लाम के फॉलोअर होते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि रशियन करेंसी इज नोन एज, मतलब रूसी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, आई होप कि आप सभी लोग जवाब दे रहे होगे इसका। रियल, रूबल, रियल और इज इट फ्रैंक। मतलब रियल, रूबल, रियल और इज इट फ्रैंक। तो आपको जवाब देना है कि रूसी मुद्रा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वो काफी आसान लग रहा है, लेकिन कई बार यही सब क्वेश्चन डाइसी हो जाते हैं एग्जाम में, आपको इसमें कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा अगर आपने ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है, तो नहीं जाना है। तो रूसी मुद्रा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा रूबल। तो आप याद रखो, रूसी मुद्रा को रूबल कहते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपका ये सही जवाब होगा। अब हम लोग मूव करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें से पूछा जा रहा है कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन रिपब्लिक। रशियन रिपब्लिक के रूसी गणराज्य के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ठीक है,
तो आपको जवाब देना है। आपके ऑप्शन अवेलेबल है दिमित्री मेदवेदेव और व्लादिमीर पुतिन, अलेक्साई नावाल्नी और बोरिस येल्त्सिन। मेदवेदेव, व्लादिमीर पुतिन, अलेक्सी नावाल्नी और इज इट बोरिस येल्त्सिन? तो आपको जवाब देना है कि करंट में रशियन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट कौन है। काफी आसान सा सवाल है, आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। इसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखोगे। इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन रिपब्लिक। ठीक है, पहले कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन 1991 में बनते हैं और वहां से लेके 1999 तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद पुतिन बन जाते हैं। सोचिए 1999 से ही अटल बिहारी वाजपेयी सबके समय से ही हमारे देश में जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसी के समय से व्लादिमीर पुतिन बने हुए। यहाँ से वो 2008 तक बनते हैं और फिर बीच में उन्होंने क्या किया कि 2008 से लेकर 12 तक के लिए दिमित्री मेदवेदेव को बना लिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गया। और उसके बाद से आज तक 12 के बाद फिर आज तक 21 हो गए, अभी तक वही राष्ट्रपति हैं। कौन? व्लादिमीर पुतिन। तो सोच सकते हो कितना लंबा कार्यकाल हो गया। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, ऐसा था कि मतलब 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं बन सकते हो। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी थी पहले कि 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं बन सकते हो, तो इसलिए 2 बार वो बन गए। उसके बाद फिर उन्होंने 1 बार के लिए जो है वो दिमित्री मेदवेदेव को बना दिया, फिर उसके बाद वापस से प्रेसिडेंट बन गए। तो ये चीज होता है। हालांकि बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करा दिया, उसमें अमेंडमेंट करवा दिया कि अब रशियन प्रेसिडेंट काफी लंबे समय तक रह सकता है। तो आप देख ही सकते हो कितने साल हो गए, अभी वो लंबे समय तक और बने रहेंगे। तो ये हो गया हमारा 50th क्वेश्चन। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे लेवल 2 की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं लेवल 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज 51st क्वेश्चन। 51st क्वेश्चन में कहा जा रहा है, years after the end of Cold War, the Central Asian republics have not risen to the global availability of opportunity. Why? तो ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर का प्रश्न है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोल्ड वॉर के समाप्ति के इतने सालों बाद भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जो ये स्थान वाले जितने सारे देश है, 5 देश हैं, तो आज तक जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। मतलब वो ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं हो सके इकोनॉमिक सेंस में या पॉलिटिकल सेंस में राइज नहीं कर सके। तो इसके पीछे क्या कारण, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने कि बैकड्रॉप ऑफ सोवियत इन्फ्लुएंस, क्योंकि सोवियत प्रभाव की पृष्ठभूमि रही है उन देशों पे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। या फिर उन देशों में सत्तावाद मतलब अथॉरिटेरियनिज्म वहाँ पे ज़्यादा हावी है। या फिर यूएस की इन्वॉल्वमेंट उस एरिया में ज़्यादा है इस कारण से। या फिर ट्रेडिशनली वो बाकी पारंपरिक रूप से अलग थलग प्रकृति का देश रहा है इस कारण से। तो आपको बताना है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आज तक क्यों नहीं ग्लोबल पावर में वो उतने ज़्यादा इमर्ज हो पाए हैं या ग्लोबल लेवल पे वो ज़्यादा बेटर हो पाए हैं, बेटर ऑफ उनको क्यों उस चीज़ में वो पीछे रह गए। तो इसके कारण के बारे में आपको बताना है। आई होप सभी आप अक्सर दे रहे होगे लाइव चैट और कमेंट बॉक्स में भी। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा बी, देशों में सत्तावाद था अथॉरिटेरियनिज्म जो इन कंट्रीज में रहा है। इस कारण से आप देखोगे कई सारे देश हैं, यहाँ पर आप कजाकिस्तान देखोगे या कजाकिस्तान देखोगे। कजाकिस्तान में तो आपको बताता हूँ कि वहाँ पे तो जो कजाकिस्तान की वैसे कैपिटल का नाम है अस्ताना नाम है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था नूर सुल्तान। तो नूर सुल्तान ना करीब 30 सालों तक वहाँ के राष्ट्रपति रह गए। तो सोच सकते हो कि जब देश बना वहाँ से लेकर वो राष्ट्रपति बने हुए हैं, 30 सालों तक राष्ट्रपति बने हुए करीब करीब। तो ऐसी स्थिति देखने को मिली थी इन देशों में, ठीक है। कई सारे देश ऐसे थे जहाँ पर प्रेसिडेंट जो होता था वो अपने टर्म को ही बढ़ा देता था, पहले 10 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए और इंक्रीज कर दिया था। तो ऐसी चीज़ें होती थी, ठीक है। हालांकि आपको बता दूं कि कजाकिस्तान का जो नया मतलब कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना का जो नया नाम है वो है नूर सुल्तान। वहाँ के सबसे आप कह सकते हो कि लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले जो कजाकिस्तान के थे, 30 सालों तक रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबसे लंबे समय तो राष्ट्रपति रहे, तो उन्हीं के नाम पर अब दे दिया गया है। तो ये चीज़ है। तो इसके पीछे कारण यही रहा कि इन देशों में अथॉरिटेरियनिज्म का काफ़ी सामना करना पड़ा है। तो ये चीज़ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 52nd नंबर क्वेश्चन कि शॉक थेरेपीज इज अ फेनोमेनन एसोसिएटेड विद, मतलब शॉक थेरेपी का जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ। तो सेंट्रल एशियन कॉन्फ्लिक्ट इन तजाकिस्तान और अजरबैजान, इससे रिलेटेड है शॉक थेरेपी, या फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से, या फिर अमेरिका यूएस प्लान टू रूट आउट कम्युनिज्म, या फिर स्टेबलाइजिंग द रशियन करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो आपको बताना है कि तजाकिस्तान और अजरबैजान में मध्य एशियाई संघर्ष इससे इस चीज़ से जुड़ा हो शॉक थेरेपी, या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से, या अमेरिका ने जब साम्यवाद को जड़ से खत्म करने की जो योजना बनाई थी उस चीज़ का परिणाम है, या फिर अमेरिकन डॉलर के मुकाबले रूसी मुद्रा को स्थिर करना। ये था शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी तो ये क्या था ये मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके आप 1 शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, और पार्ट वाइज में मैंने बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हो और जान सकते हो कि शॉक थेरेपी आखिर था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी,
शॉक थेरेपी मतलब क्या हुआ? शॉक थेरेपी बेसिकली क्या था कि जो भी पोस्ट सोवियत यूनियन कंट्री या पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज थे, वहां पर क्या हुआ कि कम्युनिज्म से या बेसिकली आप कह सकते हो सोशलिज्म से ट्रांजिशन देखने को मिला, किधर की तरफ? कैपिटलिज्म की तरफ। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुत सारा एक तरह से सेटबैक लगा, बहुत सारे कंट्रीज को अलग अलग तरीके से उसने बहुत ज़्यादा ही हार्म किया, उसकी इकॉनमी बर्बाद हो गई, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे कंट्रीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए हैं, ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा सुधार नहीं पाए। तो ये चीज़ है, मतलब एक ट्रांजिशन था। शॉक थेरेपी मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, फ्रॉम कम्युनिज्म और सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, ठीक है। और इसको एक तरह से ब्रोकर या इंडोर्स किया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ने, जो कि एक्चुअली वेस्टर्न पावर के द्वारा डोमिनेटेड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो ये चीज़ था शॉक थेरेपी, मतलब कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जाना, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। अमेरिका ने जब कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए जो योजना थी, उसी का परिणाम था शॉक थेरेपी। 53rd क्वेश्चन है कि द टर्म द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री, ये जो टर्म है द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, गल्फ वॉर से, बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन से, या शॉक थेरेपी से? तो आपको बताना है कि इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड है द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको बताना है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज बिक्री किस शब्द जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा शॉक थेरेपी, ऑप्शन डी, ठीक है। शॉक थेरेपी के कारण ही क्या हुआ कि बहुत सारे जो रशियन इंडस्ट्रीज थे, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे वो क्या हुए? अंडर वैल्यूड हो गए। अंडर वैल्यूड होने का मतलब क्या हो गया कि जो बड़े मूल्यवान इंडस्ट्रीज थे, बड़े वैल्यूबल इंडस्ट्रीज थे, वहाँ पे उद्योग धंधे थे, उसका दाम बहुत कम हो गया और साथ ही साथ उसको औने पौने दाम पर बेच दिया गया, मतलब बहुत सस्ते में बेच दिया गया, रद्दी के भाव बेच दिया गया था वहाँ की इंडस्ट्रीज को। तो इसी चीज़ को बोला जाता है कि जो लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री, ये इस चीज़ का परिणाम। और ये किस चीज़ का परिणाम था? शॉक थेरेपी का परिणाम था कि वहाँ की इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बर्बाद हो, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाजंट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक थेरेपी, निम्नलिखित में से कौन सा शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? तो आपको जल्दी से जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में भी। सो इट ब्रॉट ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region, मतलब इसने अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया और पूरे क्षेत्र के लोगों पर आपदा ला दी। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, द वैल्यू ऑफ द रूबल डिक्लाइन, मतलब रूबल के मूल्य में गिरावट आई। तीसरा है वैल्यूबल इंडस्ट्रीज वेर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइस, मतलब मूल्यवान उद्योगों का कम मूल्यांकन किया गया और उन्हें औने पौने दाम पर बेच दिया गया। या फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज इंक्रीज कर दिए गए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परिणाम नहीं था शॉक थेरेपी का। तो आपको बताना है कि विच वाजंट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक थेरेपी, ठीक है। तो आपको बताना है इस चीज़ के ऊपर आप खासा ध्यान रखोगे कि क्या पूछा जा रहा है, अफर्मेटिव या नेगेटिव चीज़ें पूछी जा रही है इसमें, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें पूछा रहे हैं कि इसमें से कौन नहीं था, ठीक है। पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है कि इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमी एज अ डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर, बिल्कुल ये सही जवाब है। इकोनॉमी भी बर्बाद हुई और लोगों को भी काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ी, बिकॉज यहाँ पर जो सब्सिडीज़ वगैरह होते थे, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते थे, ठीक है, उस चीज़ में से सरकार ने अपने पैसे निकाल दिए। तो इस कारण से आप देखोगे कि लोगों को भी गरीबी एक तरह से उनको झेलनी पड़ी। बहुत सारे लोग गरीबी में चले गए। जब सोवियत यूनियन था, सोशलिज्म था, तो लोगों के वेलफेयर के लिए खर्चे होते थे, उनकी पढ़ाई, उनका जो स्वास्थ्य था या चाइल्ड केयर, ये सारी चीज़ें बहुत सस्ते दाम पर होती थी अवेलेबल। लेकिन अभी एक कैपिटलिज्म आ गया तो फिर ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराई जाएगी। तो इसके कारण से बहुत सारे लोग गरीबी की तरफ उसमें वो लोग बेचारे चले गए। ये लोगों के लिए भी खतरनाक था या लोगों के लिए भी खराब था, और इकोनॉमीज़ के लिए तो बर्बादी हुई ही कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे वो बर्बाद हो गए, जो इन्फ्लेशन था वो बहुत हाई हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है कि रूबल वैल्यू ऑफ रूबल वो डिक्लाइन हुआ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि रूबल क्या है, रशियन करेंसी है। तो रशियन करेंसी का जो वैल्यू है वो भी डिक्लाइन हुआ था, ये भी हुआ था। नेक्स्ट, ये तो अभी तो हम लोग देख ही रहे ना कि वैल्यूड इंडस्ट्रीज उसको अंडर वैल्यू किया गया, उसको औने पौने दाम पर बेच दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यही था लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री, लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री। तो ये चीज़ थी। तो ये भी तो शॉक थेरेपी का ही परिणाम था। तो ये भी ऑप्शन, ठीक है, ये भी ऑप्शन मतलब ये भी स्टेटमेंट है वो सही है। चौथा जो स्टेटमेंट है वो दरअसल गलत है। गवर्नमेंट सब्सिडीज इंक्रीज नहीं किए गए, दरअसल डिक्रीज किए गए। गवर्नमेंट सब्सिडीज को सरकार ने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट सब्सिडीज वेयर इंक्रीज्ड, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग
55th नंबर क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन प्राइमेसी बाय द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, मतलब सोवियत प्रणाली के निर्माताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रधानता नहीं दी गई। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि किसे प्रधानता नहीं दी गई थी, किसे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया था। ऑप्शन ए पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए है अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब निजी संपत्ति का उन्मूलन, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया था ये चीज। सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मतलब समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज, या फिर किसी भी अपोजिशन पार्टी को अलाउ नहीं किया गया था, किसी भी विपक्षी दल को अनुमति नहीं दी जाएगी, या फिर नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। तो जल्दी से आपको जवाब देना है, काफी आसान सवाल है। तो देखिए सोवियत सिस्टम कैसा था, जब सोवियत सिस्टम बना था तो वैसा सिस्टम कैसा था, तो उसके फीचर्स देख लीजिए। वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, जो भी प्रॉपर्टी होगा सारा किसको बिलोंग करेगा, स्टेट को बिलोंग करेगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बिल्कुल इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करी गई थी। इगैलिटेरियन मतलब समानता की बात होगी, यहाँ पर कोई अमीर गरीब बीच में चीजें इस प्रकार से नहीं होगी, स्टेट सभी चीज को ओन करेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग द पीपल ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ये चीज था, ये भी बिल्कुल सही है। नो अपोजिशन पार्टी टू बी अलाउड, ये भी बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ही केवल रहेगी, किसी भी अपोजिशन पार्टी को अलाउ नहीं किया गया था, सिंगल पार्टी रूल एक तरह से कह सकते हो, वो चीज था। डी स्टेटमेंट है वो गलत है, नो स्टेट कंट्रोल। सर मैम यहाँ पर तो पूरे इकोनॉमी पे स्टेट का ही कंट्रोल होता था, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है और इस कारण से हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं लेवल 3 के सवालों पे और चलते हैं असर्शन रीजन के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग इसको बहुत सारा इंक्लूड करते हुए चलते हैं, तो काफी इंक्लूसिव आपका ये सेशन होता है। असर्शन कहा जा रहा है सेंट्रल एशिया बिकेम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स, मतलब मध्य एशिया बाहरी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक क्षेत्र बन गया। रीजन कहा जा रहा है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैव अ मेजर रिजर्व्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है, क्या उनके बीच में रिलेशन है या नहीं, तो ये चीज बताना है। सबसे पहले हम लोग हमारा जो फंडा है, हमारा जो तरीका है सॉल्व करने का, वो क्या करना है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 करके पढ़ना है। अभी असर्शन और रीजन देखना ही नहीं, अभी हमें सब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड करके पढ़ना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए, तो देखिए क्या लिखा हुआ, सेंट्रल एशिया बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिकम आउटसाइड पावर, मतलब मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया मतलब ये स्थान वाले जो देश है, वो एक तरह से कह सकते हो कि पावर प्ले का एरिया बन गया था। वहां पे जो अलग अलग आउटसाइड पावर्स हैं उनके लिए ये एक एरिया बन गया था, जहां पर वो कंट्रोल करना चाहते थे, सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, तो एक बाहरी शक्तियों के लिए एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया था, बिकम जोन ऑफ कंपटीशन, मतलब कई सारे देश कंपीट कर रहे थे। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर आप देखोगे चाइना, रशिया, ठीक है, इवन कि अमेरिका, ये सारे कंट्रीज, यूरोप के कई सारे कंट्री, वो सब चाहते हैं कि ये इन एरियाज पे हमारा कंट्रोल हो। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो एरिया बेसिकली एक जोन ऑफ पावर प्ले बन के ही रह गए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पास मेजर रिजर्व है हाइड्रोकार्बन का, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के पास हाइड्रोकार्बन कई बहुत सारा है, इवन कि इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वहां से हम लोग हाइड्रोकार्बन को इम्पोर्ट कर सके, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, देखना है सीधा और सीधा सी और डी काट देना है, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट सही है। अब इसके बीच में बिकॉज लगाना है, मतलब कि रीजन देखना है कि क्या ये इस कारण से हुआ था, क्या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पास हाइड्रोकार्बन थे इसके लिए वो एक पावर प्ले का अड्डा बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाइड्रोकार्बन होने के कारण ही, और भी हालांकि कारण है, लेकिन ये भी एक मेजर कारण था जिसके कारण से कई सारे देश इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो और यूएस के, तो हालांकि कुछ अलग ही कारण है जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन और भी कंट्रीज इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं बिकॉज इट हैज अ मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये चीज, और जैसे ही आकर आपका स्टेटमेंट दोनों सही होता है और रीजन भी सही होता है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 57th क्वेश्चन है आपके सामने, असर्शन रीजन का सवाल अगेन। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी, मतलब सरकारी सब्सिडी की वापसी ने लोगों के बड़े हिस्सों को गरीबी में ढक दिया। ये कहाँ की बात हो रही है, पोस्ट यूएसएसआर के कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो रशिया में। ठीक है, रशियन इकोनॉमी, कि रशियन इकोनॉमी में क्या हुआ कि सरकार ने जो सब्सिडीज देती थी उसको विड्रॉ कर लिया, इसके कारण से बहुत सारे लोग पॉवर्टी में चले गए, या मतलब गरीबी में उनको वो बेचारे चले गए। तो ये चीज़ है। स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़िए आप,
स्टेटमेंट 2 कहा जा रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण पर उतना ध्यान और प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी आर्थिक परिवर्तन की मांगों पर दिया गया। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। अब ध्यान से इन स्टेटमेंट को पढ़े और आराम से इसको आंसर दें, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम में क्या होगा, ओएमआर सीट में आप क्वेश्चन अगर आपने आंसर दे दिया, अगर आपने फिल कर दिए जो सर्कल होते हैं, तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना आप लोग कि हमने ए को फिल कर दिया तो आप क्या करेंगे, इसको इरेज करके हम लोग सी को करने चलेंगे, वो नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका वो क्वेश्चन ही उसकी जांच नहीं करी जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही जवाब देना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जब सब्सिडी विड्रॉ कर लिया, सब्सिडीज मतलब क्या होता है कि सरकार अपनी तरफ से आपको अनुदान दे रही है। सब्सिडीज का हिंदी मतलब होता है अनुदान, ठीक है। या आप कह सकते हो कि सरकार आपको खुद से जेब से पैसे दे रही है। जैसे आपने देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडर जब आप खरीदते हो तो आप सर्टेन अमाउंट में खरीदते हो और सरकार उसमें थोड़ा बहुत पैसा अपनी तरफ से अपनी जेब से आपको आपके बैंक अकाउंट में दे देती है, तो वो सब्सिडीज होती है। तो रशिया में जो सब्सिडीज थे सरकार ने विड्रॉ कर ली, ये बिल्कुल सही बात है कि जब कैपिटलिज्म आया, शॉक थेरेपी आया, तो बेसिकली वहाँ पर सरकार ने विड्रॉ कर लिया और इसके कारण से बहुत सारे लोग गरीबी में चले गए। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, चाइल्ड केयर है, इन सब के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ये सब सरकार के द्वारा दिया जाता था, सरकार के द्वारा उसमें पैसे दिए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि सरकार ने ये सब पैसे देने बंद कर दिए, सब सब्सिडीज देने बंद कर दिए और इस कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग गरीबी में चलते चले गए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कंस्ट्रक्ट करने पे उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे दिया गया। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि बहुत सारे देशों में क्या हुआ कि बहुत हड़बड़ी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। मतलब ये बात कर रहा हूँ किसकी, पोस्ट यूएसएसआर वाली कंट्रीज की। इन कंट्रीज में क्या हुआ कि हड़बड़ी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो प्रेसिडेंट है, उसके पास बहुत पावर दे दिए गए थे। इवन की लेजिस्लेचर के कंट्रोल में वो नहीं था। इवन कि जुडिशरी कई जगह पे कितने सारे देशों में फ्री नहीं है, आज भी जुडिशरी वहाँ पर फ्री नहीं। सोच सकते हो, इमेजिन करो कि जिस देश में जुडिशरी फ्री नहीं होगी वहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे सस्टेन करेगा। तो ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर जुडिशरी अभी भी फ्री नहीं है या उनके पास पावर नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कितने पावरफुल है उनके वो इंस्टीट्यूशन, लेकिन उन सब देशों में ऐसे कुछ प्रोविजन नहीं किए गए। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे तो ध्यान दिया गया, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बेटर करने के लिए या उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आपको देखना है कि क्या इसके पीछे रीजन यही है, तो आप देखोगे कि इसके पीछे रीजन ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लिंकेज नहीं बिठा सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है पहले स्टेटमेंट में कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज विड्रॉ कर लिया, दूसरे में किसकी बात करी जा रही है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करी जा रही है। तो सब्सिडीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोई आपको यहाँ पर लिंक नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इसके कारण से उन्होंने सरकार ने विड्रॉ कर लिया सब्सिडीज। तो ये आपको सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है जो दूसरा स्टेटमेंट है, और जैसे ही नहीं दे रहा है तो उसके कारण से हमारा जो स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है कि असर्शन और रीजन अपने अपनी जगह पर तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में आई होप दे रहे होगे। बोथ द assertion द रीजन आर करेक्ट एंड बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक, चलिए अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58th नंबर क्वेश्चन है, सेशन है, आफ्टर 9/11 the US paid the governments of all Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territory। मतलब क्या कहा जा रहा है कि 9/11 के बाद, 9/11 आप जानते हो कि उस दिन क्या हुआ था, 11 सितंबर 2001 को कि अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ था। 4 प्लेन वहाँ पर हाईजैक करके 2 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ एंड साउथ टावर पर मारा गया, 1 प्लेन को मार दिया गया पेंटागन में जो डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर था, और 1 प्लेन रास्ते में क्रैश कर गया। हालांकि उसके जो रास्ते थे, मतलब उसका जो रूट था, वो ऐसा लग रहा था कि वो यूएस कांग्रेस की जो बिल्डिंग है, कैपिटल बिल्डिंग, उसको हिट करने वाला। एनीवे, जो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था और यूएस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद यूएस ने क्या किया कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बहुत सारे पैसे दिए, सेंट्रल एशियन देशों की जो सरकार है उनको बहुत सारे पैसे दिए ताकि वहां पर बेसिस हायर कर सके और अपने एयरप्लेन को उस देश के ऊपर से उड़ने दे। तो ये चीज़ है, ये असर्शन में कहा जा रहा है। उसके बाद रीजन में कहा जा रहा है कि यूएस वाज लीडिंग द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इन इराक एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि 9/11 के अटैक के बाद यूएस को बदला लेना था।
किससे बदला लेना था? तो पर्टिकुलरली बदला लेना था अलकायदा से, तालिबान से। और अलकायदा और तालिबान कहाँ पे थे बेसिकली? तो आप देखोगे तो उनके बेसिस मेनली अफगानिस्तान में थे, और इराक में भी उनको था कि जरूरी क्या सद्दाम हुसैन वहां पर WMD डेवलप कर रहा है, तो ऐसे चीजें चल रही थी। तो इस कारण से अमेरिका को जरूरत है कि इन देशों पे अटैक करे। तो इन देशों को अटैक करने के लिए तो बगल के देशों पे अपना बेस बनाना पड़ेगा। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बेस बनाया गया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अमेरिका ने अपने बेसिस बनाए, वहां पर से उड़ने के लिए प्लेन्स को उड़ने के लिए अनुमति ली। तो इसके कारण बहुत सारे पैसे दिए। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस वॉज लीडिंग द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इन इराक एंड अफगानिस्तान। ये भी बिल्कुल सही है कि यूएस 9/11 के अटैक के बाद इराक और अफगानिस्तान में जो वॉर था टेररिज्म के अगेंस्ट, उसको लीड कर रहा था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन की बात करें, इसके पीछे बिकॉज वाला अगर लगा के देखें, क्योंकि सी और डी तो आपका गलत हो जाता है, तो अगर बिकॉज वाला लगा के देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि क्या इस कारण से कि यूएस इराक और अफगानिस्तान में टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ा था, इस कारण से यूएस ने अपने बेसिस बनाए सेंट्रल एशियन स्टेट्स में? तो बिल्कुल इसी कारण से तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, सेंट्रल एशियन के कंट्रीज को अपने पैसे दिए गए ताकि बेसिस मिल सके, ताकि उसके ऊपर से एरोप्लेन निकल सके। तो ये चीज़, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. Pardon for this mistake, यहाँ ये नहीं सही होगा, हिंदी वाले में ये सही होगा, ठीक है, ए सही होगा। पीडीएफ में हालांकि आपको करेक्ट करके दे दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और सारे चैप्टर्स के विद पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सारे चैप्टर्स के पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। ओके, सो 59th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और 59th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? Each of the post-Soviet republics was required to make a total shift to a capitalist economy। मतलब क्या हुआ कि हर एक पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स के लिए अभी जरूरी था कि अब वो अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बना ले, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव कर दे अपने आप को, ठीक है, बदल ले। तो ये स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, शॉक थेरेपी वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब शॉक थेरेपी क्या था कि अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जाना। तो ये चीज के बारे में आपको बताया। तो पहले आप स्टेटमेंट फर्स्ट देखो। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि सोवियत संघ के बाद के जो प्रत्येक गणराज्य थे उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में खुद को बदलना था। तो ये बिल्कुल सही है कि उनको अब जो पुराना था ना, साम्यवादी वाली विचारधारा और समाजवादी वाली विचारधारा, उसको खत्म करके अपने आप को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील करना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि शॉक थेरेपी क्या ये ट्रांजिशन था? शॉक थेरेपी एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण था। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो स्टेटमेंट 2 भी आपका सही, और जैसे स्टेटमेंट 2 सही, सी और डी गलत। अब आपको इसके बीच के रीजन को देखना है कि क्या ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इज दैट द करेक्ट रीजन बिहाइंड द असर्शन? तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसके पीछे का कारण ही था क्योंकि सोवियत संघ के बाद के जो देश है उनको अपनी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों बनानी थी? बिकॉज शॉक थेरेपी वहां पर काम कर रहा था। शॉक थेरेपी मतलब बेसिकली ट्रांजिशन सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ। तो आई होप ये क्वेश्चन का जवाब भी आपने बिल्कुल सही दिया होगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये 60th क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सर, द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर आफ्टर 1990s। मतलब अमेरिका 1990 के दशक के बाद दुनिया में अकेला महाशक्ति बच गया। रीजन बोला जा रहा है कि द यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड इन 1992। 1992 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है वैसे। तो आपको जवाब देना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा। द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर आफ्टर 1990s। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, बिल्कुल सही बात है। 1990s के बाद और पर्टिकुलरली 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूट गया, उसके बाद तो अकेला ही सुपर पावर दुनिया में बचा था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? द यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड इन 1992। नो सर मैम, यहाँ पर 1992 नहीं होगा। आपको पता होगा आप सभी लोगों को कि यूएसएसआर कब डिसइंटीग्रेट होता है? 1991 में। तो ये जो रीजन है वो आपका गलत हो जाता है, और जैसे ही रीजन गलत हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल डायरेक्टली आपको जाना है कि किस ऑप्शन में रीजन गलत बताया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो ये चीज, ठीक है। तो आपको ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ने। तो आई होप इन सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किए होंगे, और जो भी लोग लाइव चैट में देख रहे हैं और तो वो लोग लाइव चैट में तो आंसर दे रहे होंगे। जो अगर वीडियो देख रहे थे तो आप लोग अभी तक अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए तो नंबर के साथ अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सबको देखूंगा वापस कर,
ठीक है। और आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है, एमसीक्यू के पीडीएफ को, चाहे वो इंडिया बाइपोलैरिटी का हो, कोल्ड वॉर एरा हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे टेलीग्राम पे आपसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। और एक डाउट का फॉर्म दिया गया है, तो उसको भी फिल करके आप हम तक अपने डाउट्स को पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और मिलते अगले सेशन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।